अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने लेआउट कंप्लीट किया था वेबसाइट का। ठीक है, तो उसी को हम आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे। नेक्स्ट अब हमारा स्टेप ये है कि जब हम वेबसाइट को बना लेते हैं, फोटोशॉप में डिज़ाइन कर लेते हैं, मतलब कि उसका लेआउट बन जाता है, तो ये हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं। ठीक है, कि भाई ये आपका लेआउट है। तो लेआउट देख के वो, मतलब अगर आपको बताता है कि ये चीज़ चेंज करनी है या इस तरह से ना, कोई भी आपको मतलब रिवीजन बताता है, वो आप लोग फिर इसी के अंदर जाके करते हैं। तो बेसिकली फोटोशॉप में बनाने का मकसद क्या है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से इजीली कर सकते हैं। आपको कोडिंग या कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ फोटोशॉप में हो सकती है क्रिएटिवली या आर्टिस्टिकली, वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो ये करने के बाद आप क्लाइंट को दिखाते हैं। जब वो डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसकी डेवलपमेंट या कोडिंग स्टार्ट होती है। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि ज़ाहिर बात है, ये काम डिज़ाइनर का नहीं है, लेकिन फाइल का मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को भी वेबसाइट बना के देंगे ना, तो उसकी प्रॉपरली फाइल्स बना के देना, ये डिज़ाइनर का काम। ठीक है, मतलब मैं डेवलपर को अगर फाइल दूंगा तो मैं इस तरह से नहीं दूंगा कि मैं इसको पीएचडी दे दूं या फिर मैं जेपेग दे दूं। तो आपने क्या करना होता है, ये जो पूरी आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इसमें देखें, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूं, तो आपके पास लोगो है। ठीक है, और आपके पास ये नेविगेशन का टेक्स्ट है, होम अलग से है, अबाउट है, सर्विसेज है, और इसी तरीके से रीड मोर का बटन है, आइकन्स हैं। तो मुझे क्या करना होगा कि ये सब सब चीज़ों को अलग अलग फाइल्स में एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आपने देखा होगा या नोट किया होगा नॉर्मली, या आप यूज़ भी करते हैं, कि जो लोगो है, अक्सर हम वेबसाइट पे जब लोगो पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाता है। हम किसी भी पेज पे हों, लोगो के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, उस वेबसाइट का होम पेज आ जाता है। ठीक है, तो वो क्यों आता है, क्योंकि जो लोगो होता है उसके ऊपर होम पेज का लिंक होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वैसे आप लोग यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन लिंक मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज, जो हमने लास्ट क्लास में जब लोगो वेबसाइट शुरू कर रहे थे, हमने एक वेबसाइट की एग्जांपल ली थी, उसी को मैं अगर ओपन कर लूँ दोबारा से, या किसी भी नॉर्मल वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो जब आप लोगो पे माउस लेके जाते हैं, तो नीचे देख रहे हैं यहाँ बॉटम पे आपका उसका लिंक आ जाता है। इसी तरीके से बाकी पेजेस पे भी जाएंगे तो वो देख रहे हैं नीचे आपके लिंक्स आते जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना होगा कि लोगों को हम अलग करके, मतलब इसी साइज के अंदर ना छोटा सा लोगो हम उसको सेंड करेंगे, तो वो इसके ऊपर फिर लिंक ऐड करेगा। इसी तरीके से होम है, होम तो चलो टेक्स्ट है, लेकिन ये जो रीड मोर का बटन है, आइकन्स हैं, या फिर आपके ये जो इमेजेस हैं नीचे, ये सब जो है ना, हमें सेपरेटली एक्सपोर्ट करने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें कि जब आप वेबसाइट बना लें, कंप्लीट हो जाए, तो अपनी लेयर्स में जाके आप सारा कुछ ग्रुप कर लें। ठीक है, अब मैंने टाइम बचाने के लिए, क्लास में काफ़ी टाइम लग जाना था, लेकिन मैंने उसको ग्रुप कर लिया। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप तो पता ही है, आप चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो ग्रुप्स में चली जाएंगी। अब ग्रुप्स में करने का फ़ायदा क्या है कि जिसको आप फाइल भेजोगे, या अपने पास भी पीएचडी रखोगे, या अगला जो अब हम काम करने लगे, ये सारा करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो ग्रुप आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब ये देखें किस तरह से किया हुआ है कि हेडर है, हेडर एक अपने ग्रुप में है। अगर मैं हेडर को ऑफ करूंगा, तो आप देखें पूरा ऊपर वाला हेडर का पोर्शन ऑफ हो जाएगा, बिकॉज सारी चीज़ें जो हेडर से रिलेटेड है ना, वो इस ग्रुप में है। लेकिन अगर इस ग्रुप को हम ओपन करें, मतलब यहाँ से एक्सपेंड करूँ मैं, तो इसके अंदर कुछ सब ग्रुप्स भी हैं। सब ग्रुप का मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर और ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आप देखें, इसमें नेविगेशन का नेव मैंने नाम दिया है, NAV। नॉर्मली हम उसको नेव पूरा लिखने के बजाय नेव कह देते हैं। तो यहाँ पे आप नेविगेशन को ऑन ऑफ करेंगे, तो आप देखें ऊपर नेविगेशन का जितना भी टेक्स्ट है, और एक वो लाइन थी होवर के लिए, वो भी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से रीड मोर बटन है, वो मैंने सेपरेट किया हुआ है। और आइडिया दैट मैटर, ये जो टेक्स्ट है इसको सेपरेट नहीं किया हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टेक्स्ट को हम एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, टेक्स्ट लिखा जाता है। लोगो है, उसको अलग किया हुआ है। स्लाइडर इमेज है, स्लाइडर अंडरस्कोर IMG, ये भी शॉर्ट फॉर्म होती है इस इमेज की। इसको अगर आप देखें तो स्लाइडर का इमेज ऑफ हो जाएगा। अभी इसके अंदर अब आपको पता है कि एक इमेज था और एक आपका ग्रेडियंट था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को ना
अपने हिसाब से पहले ग्रुप कर लेना। अब सारा जो वेबसाइट का लेआउट है वो चंद ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लेयर्स बहुत सारी। तो ये आपका अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग गैलरी का, और ये फुटर का पूरा एक कम्प्लीटली अलग ग्रुप है। लेकिन फुटर में भी इसी तरीके से आप अगर चाहें तो सब ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स बनाने का आपको फ़ायदा ये होगा, मैनेज हो जाएगा। दूसरा, आपको जो अब मैं मेथड बताऊंगा ना, वो आपके लिए काफ़ी फिर ईजी हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट अब जो मेन चीज़ है हमारी, कि हमने वेबसाइट में सारे कंटेंट को अलग अलग करके एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए दो मेथड्स हैं। मैंने इसके लिए एक पीडीएफ बनाई हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। तो उसको आप अपने पास भी रखिएगा, क्योंकि काम आएगी आगे जाके। कभी आपने वेबसाइट बनानी हो क्लाइंट के लिए या किसी अपने लिए, कोई भी काम हो, तो आप पहले तो वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद फिर ये स्टेप करके आप क्लाइंट को या डेवलपर को सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप अपना स्लाइस टूल, इसमें होता है एक, वो यूज़ करते हुए चीज़ों को कर सकते हैं एक्सपोर्ट। और दूसरा जो है ना, वो हमारा ये ऑप्शन है कि हम इससे इमेज के एसेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस मेथड को, ये जो हम वेबसाइट को छोटे हिस्सों में या अलग अलग कंटेंट में एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम स्लाइसिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि स्लाइस टूल है, उसी के नाम से ये जो है वो एक नाम इन्होंने रख दिया था स्लाइसिंग का, लेकिन आप इसको एक्सपोर्टिंग भी कह सकते हो। अच्छा, अब स्लाइस टूल का पहले हम देख लेते हैं। तो स्लाइस टूल अब कैसे यूज़ होता है कि आपने ना वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने आना है स्लाइस टूल पे, ठीक है। अच्छा, अब स्लाइस टूल पे जब आप आएंगे, ये आपको क्रॉप के नीचे मिलेगा यहाँ पे। स्लाइस टू सी प्रेस करेंगे, क्रॉप टूल आएगा, उसके बाद आप स्लाइस टूल पे आ जाए। तो अब स्लाइस टूल बेसिकली क्या है, जिस तरह से नाइफ होती है या आप जिस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं, उस तरह से ये काम करती है। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट ये एक ऐसा है कि जिस तरह आपने इसके ऊपर ड्रैग किया, तो वो चीज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएगी या अलग हो जाएगी। अच्छा, अब स्लाइस टूल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। काम करने का तरीका इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कैसे है कि फॉर एग्जांपल मैंने ना लोगो एक्सपोर्ट करना है, ये वाला। अब लोगो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल, एक तो हम ये कर सकते हैं कि सिलेक्शन बनाएं और ये एक्सपोर्ट हो जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इस लोगो के पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड भी है, ये जो पर्पल है। तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा यहाँ से इतना का, तो हमारे पास ये जो पर्पल बैकग्राउंड है पीछे, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो जिस बंदे को हम फाइल भेज रहे हैं, हमें उसको अलग से एक ट्रांसपेरेंट फाइल भेजनी होगी। मतलब हर चीज़ सेपरेट भेजनी है। ये नहीं है कि कोई बटन है या कोई भी लोगो है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी आ रहा हो। हमें उसको पीएनजी भेजनी है विदाउट बैकग्राउंड, ताकि वो कल को हो सकता है स्लाइडर चेंज हो, तो आपका लोगो उसमें डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब ये जैसे स्लाइडर लगा हुआ है ना पर्पल, हो सकता है कल क्लाइंट ये चेंज कर दे, स्लाइडर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो मसला उस टाइम होगा फिर। तो आपको अब ये स्लैश टूल में प्रॉब्लम होता है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पीछे वाली चीज़ भी एक्सपोर्ट हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें प्लानिंग ये करनी पड़ेगी कि हम इसका जो हेडर है वो कम्प्लीटली ऑफ कर दें, ठीक है। या बहुत सारी चीज़ें हमें ऑफ करनी पड़ेंगी। तो मैं इसके लिए लेयर्स में जाता हूँ, और हमने अभी देखा था स्लाइडर अंडरस्कोर IMG, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब वाइट पे नज़र कुछ नहीं आएगा, इसलिए हम वाइट बैकग्राउंड को भी ऑफ कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यार ये लोगो है और ये हमारा रीड मोर का बटन है। अब मैं जब एक्सपोर्ट करूंगा ना इसको, तो मेरे पास सिर्फ लोगो ही एक्सपोर्ट होगा, बिकॉज पीछे कुछ है नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको एक क्या कहते हैं कि इस टूल में प्रॉब्लम नज़र आएगा कि भाई इसमें जो है ना, आपका बैकग्राउंड भी एक्सपोर्ट होता है। सिमिलरली अगर कोई और मसला आ रहा है, जिस तरह से अब ये है, ये तो चलो हो जाएंगे आइकन्स, ठीक है, क्योंकि ये अब आ गए विदाउट बैकग्राउंड। यहाँ पे इशू आ सकता है कि अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो रीड मोर का बटन बीच में आएगा, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि यार रीड मोर पहले करूं या फिर इमेज पूरा करूं, क्योंकि ये तो सारा इमेज है, ये टेक्स्ट, ये लैपटॉप की स्क्रीन, ये सारा एक इमेज के तौर पे एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट क्या चीज़ कैसे करनी है, ये आप लोगों को एक तो कॉमन सेंस से ये देखना है। दूसरा, जब आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट का आइडिया होता है तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है।
एक तो लॉजिकल है कि यार रीड मोर का बटन है, इस पर लिंक देना है, तो जाहिर बात है जिस चीज़ पे लिंक देना है उसको आप अलग करें। कोई फंक्शन आपने देना है तो उसको आपको अलग करना होगा। अब ये पूरा एक इमेज है क्योंकि इस पे हमने कोई फंक्शन नहीं देना। मतलब कि मैं नहीं चाह रहा कि लैपटॉप को क्लिक करूँ तो किसी पेज पे जाए या कुछ भी लैपटॉप पे हो रहा हो, तो हम इसलिए पूरा इमेज ही एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मैं इसमें जाता हूँ मिड कंटेंट के अंदर, ठीक है। और मिड कंटेंट में ना मैं अपना फिलहाल बटन को, ये जो आपको नज़र आ रही है ग्रुप नज़र आ रहा है, ये वाला बटन का है, इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि इमेज को एक्सपोर्ट कर लूँ। अच्छा, फिर 3 इमेजेस हैं, इनको कोई मसला नहीं, एज इट इज़ रहने दें। और यहाँ पे भी इशू वही आएगा कि आपका जो फुटर है उसके पीछे ब्लैक है, तो मैं अगर लोगो एक्सपोर्ट करूँगा ब्लैक आ जाएगा। तो मुझे इसको भी क्या करना है, फुटर की लेयर उसमें जाना है अपना ग्रुप में, ठीक है। फुटर का ग्रुप ये है और इसके अंदर हमने ना जाके ब्लैक बैकग्राउंड को ऑफ कर देना, ठीक हो गया। ये याद रखें, टेक्स्ट को अगर तो वो इमेज के अंदर आता है देन आप एक्सपोर्ट कर लें, लेकिन अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है सारा नीचे फुटर में, और टॉप टॉप पे जो लिखा हुआ है आइडियाज दैट मैटर, टेक्स्ट को याद रखें आप एक्सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट को मैं एज अ इमेज एक्सपोर्ट करूँ या एज अ जेपेग एक्सपोर्ट करूँ, टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह ही एक्सपोर्ट करते हैं। आपका जो डेवलपर है उसको आप पीएचडी पे देंगे, तो जब वो लिखना होगा ना उसने ये वाला टेक्स्ट, तो या ये वाला टेक्स्ट, तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट टूल से उसको सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल सी करेगा, मतलब कॉपी करेगा और अपने कोड में पेस्ट करेगा। इसकी रीज़न क्या है कि जो टेक्स्ट है दैट शुड बी सिलेक्टेबल। आप देखते हो वेबसाइट्स पे जो टेक्स्ट होता है वो सिलेक्ट हो सकता है। अब जैसे ये टेक्स्ट है ना, ये मैं अगर क्लिक करूँ, सिलेक्ट करूँ, कॉपी करूँ, कॉपी हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब हमने एज अ टेक्स्ट टेक्स्ट एक्सपोर्ट किया अपने कोड में, तो तब हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये टेक्स्ट सिलेक्टेबल नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आपका ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हैं, तो उस तरह से नॉर्मली इतने आसानी से ये टेक्स्ट आपका सिलेक्ट नहीं होता। ये टेक्स्ट है तो ये हो जाएगा। और इसी तरीके से ये बटन है, बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि ये बटन एज अ इमेज इसने एक्सपोर्ट किया। तो टेक्स्ट आपका वैसे भी एक तो कॉपी करने के लिए होता है कि यार इसको कॉपी करना है तो मैं इसको अलग से करूँ। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप जब वेबसाइट को जूम वगैरह करते हैं, लाइक मैं इसको कंट्रोल प्लस से बड़ा करता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट जो है ना वो ख़राब ना हो, किसी भी डिवाइस के ऊपर मेरा टेक्स्ट जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि टेक्स्ट जो है कोडिंग में स्केल हो जाता है इजीली। लेकिन इमेज ऑन द अदर हैंड आपको पता है जेपीईजी होता है, तो वो आपका थोड़ा सा क्वालिटी में मसला आ जाता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से हमने स्लाइसिंग के लिए बैकग्राउंड को ऑफ करना है ताकि हमें मसला ना आए। ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। इसी वजह से एक नया तरीका भी आया, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये जो है ना वो काफ़ी इजी है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है जो बहुत पुराना चलता आ रहा है, कि आपको पहले प्लानिंग कर लेनी है बैकग्राउंड्स को, या जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो उसमें एक ऑब्स्टिकल है आपके बैकग्राउंड के अंदर, तो आप उसको क्या करते हैं कि हाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ज़रा मुझे बता दें अगर आपको क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलूँ, फिर इसको एक्चुअल में हम करते हैं स्लाइस या एक्सपोर्ट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये कि बहुत आसान है, आपने स्लाइस टूल पे जाना है और जिस जिस चीज़ को मैंने आपको बताया, जैसे कि लोगो है और ये आइकन्स हैं, इनको एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम इसको, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरह से शेप बनानी होती है उस तरह से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब ये आपकी पहली स्लाइस बन जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करें, जो पहली स्लाइस बनी है इसके ऊपर नाम जो लिखा हुआ है या जो नंबर लिखा हुआ है वो है 3। आपको शायद नज़र ना आए स्क्रीन पर, लेकिन ये लिखा हुआ है 03। तो ये पहली स्लाइस नहीं है हमारी, हमारी पहली है। लेकिन जो फोटोशॉप है ये अपने से कुछ स्लाइसेस भी बनाता है, जैसे कि यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको इग्नोर करें। आप अपनी मतलब ड्रॉ करते हैं जो ब्लू कलर में, वो आपकी यूजर स्लाइसेस कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इतना भी नहीं करना है कि बेतुका बनाना है। तो जैसे लोगो मेरा छोटा है लेकिन मैं स्लाइस बहुत बड़ी बना दी है, तो मैं इसको यहाँ से बाद में बनाने के बाद स्केल भी कर सकता हूँ। मेक श्योर कि आपका जो लोगो है वो उसमें आ रहा हो, ज़्यादा बड़ी सिलेक्शन ना बन रही हो और ना छोटी बन रही हो कि आपका लोगो ही क्रॉप हो जाए उसमें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी बनाएंगे ना तो आपकी वो फाइल अननेसेसरीली बड़ी बन जाएगी और वो कोडिंग में भी प्रॉब्लम आएगा उसको प्लेस करने में, क्योंकि अलाइनमेंट वगैरह ख़राब होगी, दूसरा साइज़ बढ़ेगा। तो एक लोगो की हमने बना ली।
अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए रीड मोर। जूम किया, एक रफली पहले बना लिया, उसके बाद उसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। सेटिंग में भी इतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब आप उसको ड्रैग करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपके एजेस के साथ जो चीज़ है उसके एजेस के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रा खुद देख लें जूम करके भी, कि ज़्यादा कोई इतना गड़बड़ ना आए। तो ये सेकंड हो गई। सिमिलरली थर्ड। अब ज़रा मैं थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ ताकि हम कंप्लीट कर लें सारी। ये इस इमेज की आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे तीन इमेजेस हैं, तो इसकी अलग अलग आ जाएगी, लाइक ये। उसके बाद सेकेंडली ये। अगर आपने कहीं पे गलत क्लिक कर दिया या आप सेपरेट बनाना चाहते हैं तो क्लिक करके ड्रैग करें, उसके बाद आप स्पेस बार से उस स्लाइस को मूव कर सकते हैं, जैसे आप इमेज को करते हो। ठीक है, लोगो आ जाएगा। अच्छा, लोगो अब ऊपर वाला जो है ना वो बड़ा है, और ये वाला जो है ना वो छोटे साइज में। तो हमें इसलिए इसको अलग अलग एक्सपोर्ट करना होगा। और आखिर में ये जो शेप है, ये गैलरी के लिए हमने बनाई थी कि यहाँ पे बाद में इमेजेस आ जाएंगे। तो ये सारा जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आपके पास काफ़ी सारी स्लाइसेस जो हैं आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। अब क्या है कि इसको एक्सपोर्ट करने से पहले इन स्लाइसेस के नाम देने हैं आपने। तो ये इसका जो है ना वो सेकंड ड्रॉबैक है, कि यू हैव टू रीनेम ईच स्लाइस। हालांकि आपकी जो लेयर है उनके नेमिंग हुई हुई है। अगर आप देखें इसकी जो लेयर है, इसको टारगेट कर लें, लोगो नाम दिया हुआ है ऑलरेडी इसने। ठीक है, लोगो डॉट पी एन जी बन, लेकिन इसकी जो पी एन जी है वो बन नहीं रही, या आप कह लें कि नाम उसका नहीं आएगा उस तरह से। तो मुझे क्या करना होगा, उसको नेम करना होगा। तो स्लाइस टूल पे अगर आप जाएं तो नीचे आपके पास एक टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस तो बन गई है, बनाने के लिए होता है स्लाइस को सेलेक्ट करना, एडिट करना, उसको रीनेम वगैरह करना, उसके लिए ये टूल होगा। तो इस पर आपने जाना है और एक एक स्लाइस के ऊपर आपने डबल क्लिक करना होगा और उसको नाम देना है। अच्छा, नाम देना इसलिए ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो ये जो नाम दिया हुआ है ना आपका, उसी से एक्सपोर्ट करेगा। तो अगर लेट सपोज मैं इसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कर दूं, तो इस पे नाम आ रहा होगा होम अंडरस्कोर 03। होम इसलिए क्योंकि हमारी फाइल का नाम होम है, पीएसडी का। और 03 इसलिए क्योंकि स्लाइस का नंबर 03 है। तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा कि भाई होम 3 में क्या है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका जो जिसको आप फाइल भेज रहे हो उसको पता नहीं लगेगा, या मुश्किल होगी उसके लिए कि यार ये क्या है। तो आप इसको नाम दे दें। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, लोगो अंडरस्कोर। आप इसको हेडर भी कह सकते हैं, टॉप भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है। इसी तरह से यहाँ पे डबल क्लिक, इसको मैंने नाम दिया रीड मोर अंडरस्कोर BTN। ठीक है, BTN स्टैंड फॉर बटन। तो हम क्या करते हैं कि जब फाइल की नेमिंग वगैरह देते हैं ना, तो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, नेम वगैरह को, ताकि ज़्यादा बड़ी फाइल ना बने। तो BTN स्टैंड फॉर बटन, जहाँ पे भी बटन आएगा आप कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास मिड में इमेज है, तो मैं इसको कह सकता हूँ मिड अंडरस्कोर IMG। अगेन IMG जो है वो स्टैंड करता है इमेज के लिए, शॉर्ट करने के लिए। ये हमारी गैलरी है, तो मैं इसको कहता हूँ गैलरी अंडरस्कोर IMG 1, क्योंकि ये 1 नंबर की है गैलरी है, तो इसको भी अंडरस्कोर लगाते हैं, कॉपी। और सेम ये चीज़ आपने यहाँ पेस्ट करनी है और उसको कह देना है 2, गैलरी इमेज 2, गैलरी इमेज 3। ठीक हो गया। डबल क्लिक, इसको हम कह देते हैं लोगो अंडरस्कोर फुटर, कि यार ये फुटर का लोगो। तो नेमिंग आप अपने हिसाब से करें, कोई इसमें वो नहीं है कि गलत सही, लेकिन ये है कि बस शॉर्ट रखें। ये भी हमारे पास गैलरी ही है, लेकिन इसमें हम इसको कह सकते हैं स्मॉल गैलरी लिख सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि फुटर गैलरी। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ गैलरी अंडरस्कोर फुटर, या गैलरी अंडरस्कोर IMG फुटर। ठीक है,
तो ये आपने सारी जो है ना नेमिंग कर दी। तो जब आपने बना ली स्लाइसिस, उसके बाद आपने स्लाइस सेलेक्ट टूल से तो 2-3 मिनट लगाने और इसका सारा की जो स्लाइसेस है उनकी नेमिंग कर लेनी है। अच्छा, नेमिंग करने के बाद आपने जस्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप फाइल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे एक्सपोर्ट में और यहाँ से आप करोगे सेव फॉर वेब। ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब। अच्छा, सेव फॉर वेब में आप देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है कि जो ऐसी ऑप्शंस जो कि पुरानी हो चुकी हैं और पहले कहीं पे होती थी मेन पे। पुराने वर्जन में अगर आप देखेंगे ना, तो फाइल में आप जाएं तो यहाँ पे ही सेव फॉर वेब आ रहा होता है, लेकिन अब क्योंकि ये लेगेसी है, उसकी जगह और ऑप्शंस आ गए, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक्सपोर्ट में ऑप्शन कर दिया और साथ में लेगेसी लिख दिया। ठीक है, तो इसका खैर हमें कोई मसला नहीं, हम सेव फॉर वेब में जाते हैं। अच्छा, सेव फॉर वेब में जाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको क्या करना है, अच्छा ये विंडो बहुत आपको नजर आएगी यार, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सारा कुछ समझने की भी जरूरत नहीं। जो मेन मेन चीजें हैं वो आप बस करेंगे इसमें, ताकि आपकी फाइल सही एक्सपोर्ट हो। तो सबसे पहला काम तो ये देखें कि आपका जो जो विंडो है ना, इसमें यहाँ पे कुछ टैब्स बने हुए हैं, जिसमें आपको ये दिखा रहा है कि भाई ये आपका ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब है कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल है उसको सेम क्वालिटी के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये ओरिजिनल है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये जो फाइल है ना, ये आपकी 11 MB की है टोटल फाइल। ठीक है, जो पीएचडी बन रही होगी। दूसरे में आप जाएं तो ये है ऑप्टिमाइज्ड। अच्छा, ऑप्टिमाइज्ड में क्या होता है कि आपकी एक एक इमेज को वो अलग अलग दिखा रहा होता है ऑप्टिमाइज करके। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि उसको फाइल साइज में स्मॉल करता है वो। तो अगर लेट्स सपोज इसको मैं सिलेक्ट करूं इस इमेज को, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दे देगा कि यार ये जो लोगो है ये पीएनजी फाइल में है इस टाइम, या पीएनजी फाइल में एक्सपोर्ट होगा और उसका साइज ये होगा। और अगर इंटरनेट के ऊपर आप इसको अपलोड करते हैं तो 1 MB के कनेक्शन पे ही 1 सेकंड में अपलोड होगा, ये डाउनलोड होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो लोड होती है ना, तो वो आपको कह रहा है कि ये लोगो 1 सेकंड के अंदर अंदर 1 MB के ऊपर लोड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट लोडिंग स्पीड, कि किस तरह से वेबसाइट पे क्या कंटेंट लोड होगा। ठीक है, तो अच्छा दूसरा ये है टू अप। टू अप में कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार ओरिजिनल क्या है और हमारा ऑप्टिमाइज्ड क्या है। कि अगर मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी मैंने कम की है, और क्या वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रहा ओरिजिनल के मुकाबले में। ठीक है, कोई कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं हो रही है, कलर बहुत ही ज़्यादा अगर ख़राब हो गए तो वो हम टू अप से कर सकते हैं। एंड हमारे पास इसी तरीके से फोर अप भी आता है। फोर अप में एक ओरिजिनल होता है और तीन इसके जो है ना ऑप्टिमाइज्ड वर्जन दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के ऊपर। किसी में गिफ फाइल होगी, किसी में आप पीएनजी कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ से आप लेट्स सपोज पीएनजी कर दो कि यार एक मुझे पीएनजी दिखा दो, एक जेपेग दिखा दो, एक गिफ्ट दिखा दो। आप कंपैरिजन करके जो सा फिर बेस्ट होगा वो आप एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, तो कॉमनली इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑप्टिमाइज पे भी रखें ना तो कोई मसला नहीं है, और कंपैरिजन आपने ना भी करना हो, क्योंकि नॉर्मली कंपैरिजन नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आता है साइज। लेकिन अगर कोई स्पेशल चीज़ है जिसमें आप देखना चाह रहे हैं कि कलर्स मिस ना हो, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको विदाउट कंपैरिजन ऑप्टिमाइज पे रखूंगा, और एक एक फाइल को मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि अब जितने भी हमारे पास लोगोज हैं, ठीक है, आइकन्स हैं, उनको हम करते हैं पीएनजी में। और जितने हमारे पास जेपैग्स हैं, अपना इमेजेस हैं कलरफुल, उनको हम जेपैग में करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर दो तीन चार चार इमेजेस हैं। ये वाला एक इमेज है, ये है, ये है और ये है। तो इनको हम चार को क्या करेंगे जेपैग में, और बाकी जो आइकन्स वगैरह हैं उनको हम सारों को पीएनजी करेंगे। आइकन लोगो याद रखना है आपने कि आप उसको पीएनजी में करते हैं, ताकि उसकी जो क्वालिटी है सॉलिड में बेहतर आती है। और जेपेग जो है वो क्योंकि इमेज होता है उसमें कलर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा कंप्रेस भी करना होता है। पीएनजी में इसकी फाइल जो है वो बड़ी बनेगी फिर। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे आके करना मेन काम क्या है कि आपने यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करना है, मेक श्योर कि इसकी फॉर्मेट ठीक हो। मेरा तो ठीक है यहाँ पीएनजी, लेकिन अगर आपका कोई आ रहा है, गिफ आ रहा है, जेपेग आ रहा है, उसको आपने पीएनजी कर लेना। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। दूसरा, इसमें आपने क्वालिटी के साथ साथ साइज देख लेना है
तो हमारा लोगो 3 KB का है और 1 सेकेंड लगेंगे इसको लोड होने में, तो इट्स ओके। इस तरह से हम रीड मोड में जाएंगे, इसमें भी देख लें ठीक है। जहाँ पे चेंज करना होगा वहां करेंगे, जहाँ पे नहीं है वहां पे जरूरत ही नहीं। पीएनजी है, ये भी पीएनजी है, ये भी पीएनजी, ठीक है। ये जेपेग ही है इटसेल्फ। लेकिन अब जेपेग के अंदर हम ये देख सकते हैं कि यार जेपेग तो ये है, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे अगर कम करनी है, फॉर एग्जांपल अभी ये जेपेग ना 35 KB का है, तो मैं अगर कहता हूँ कि यार मैंने इसको कम करना है, 35 ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ आके इसकी क्वालिटी या कंप्रेशन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मैं करता हूँ लो, लो पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लाइक 11 KB हो गया। अगर हम इसको वेरी हाई पे रखते हैं 35 KB। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या मैं अगर साइज कम कर रहा हूँ तो क्वालिटी भी खराब हो रही है और कितनी खराब हो रही है। जैसे कि अगर हम जाते हैं लो पे, तो अगर आप गौर से देखें तो इसकी पिक्सेलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, ये देख रहे हैं टेक्स्ट आपका काफ़ी खराब हो गया। मैक्सिमम करेंगे तो ये शार्प होगा, लेकिन मैक्सिमम पे प्रॉब्लम क्या है कि उसका फाइल साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप मिनिमम से मिनिमम फाइल साइज कर सकें, लेकिन क्वालिटी को भी मेंटेन रखें, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर अगर आपका एक इमेज, तो ये है ना, वेबसाइट में तो कितनी चीज़ें होती हैं, जिस तरह अब ये है, इसमें आप देखो कि ऊपर भी इमेज है, लोगो भी है, फिर ये चीज़ें भी हैं, ये इमेज भी है, तो ये सारे मिला के फिर ओवरऑल साइज जो है वेबसाइट का वो काफ़ी फिर ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ वाई आपको एक एक इमेज के ऊपर फोकस करना है कि यार इतना ज़्यादा अननेसेसरीली बड़ा ना हो। अननेसेसरी का मतलब क्या है कि अभी मैक्सिमम है, मैं अगर इसको हाई पे लेके जाता हूँ लेकिन फिर भी क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, मतलब वर्केबल है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 100% पे आपको चेक करना है, तो अगर वो पिक्सेलेट कर रहा है ज़्यादा, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप उसको कंट्रोल करें। अगर तो जूम करेंगे वो तो ज़ाहिर बात है पिक्सेलेट होना ही है, क्योंकि रास्टर है, ठीक है। तो मुझे इसको जो है ना 100 पे रखना है, तो मैं देखूंगा कितना मैं लो जा सकता हूँ, लाइक हाई है तो इसको मैं मीडियम कर सकता हूँ। मीडियम पे अगर ठीक है तो इट्स ओके, अगर आप थोड़ा सा और करना चाहें कम, तो आप ज़ाहिर बात है मीडियम से आगे कहाँ जाएंगे, लो पे जाएंगे ना। लो पे तो पिक्सेलेट हो रहा है, तो आप मीडियम पे जाएं, उसके बाद यहाँ से क्वालिटी कम कर सकते हैं। क्योंकि आप लो पे जाएंगे ना, तो वो डायरेक्ट 30 से देखे 10 पे ले गए, मे बी आप 20 पे करना चाहें तो 20 पे ठीक आए, तो दैट्स वाई यहाँ से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब 20 पे भी खराब ही है क्वालिटी, 25 पे भी चेक कर लें, 25 पे भी खराब है, 30 पे ही जाके वो ठीक होती है। तो जो भी आपका है ना, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर लें। तो ये बेसिकली आपने करना है यहाँ पे आके ना, फाइल को सिलेक्ट करें, उसकी फॉर्मेट देखें, एंड उसको अगर ज़रूरत है तो उसको फिर थोड़ा सा मजीद जो है वो ऑप्टिमाइज कर लें। अब इसमें 15 KB है, इट्स ओके, इतना बड़ा नहीं है मसला। 6 KB कोई मसला नहीं है, 11 KB कोई मसला नहीं। अगर तो यहाँ पे लिखा आ जाए ना कि भाई 3 सेकंड में ये इमेज लोड होगा, फिर मुझे होता है कि यार ये तो छोटा सा इमेज है, इसको 3 सेकंड किस तरह लग रहा है, तो फिर मैं इसको फाइल साइज को जाके कम करता हूँ। तो ये चारों जेपेग है और उनको हमने ऑप्टिमाइज कर लिया इस तरह से। और इसी तरीके से हम जाएंगे बॉटम पे, जिसमें हमारे पास फुटर है, फुटर में लोगो है, लोगो को हम जेपेग करेंगे। अब ये देखें गिफ हुई हुई है, हमें ये जरूरत नहीं है, तो गिफ की बजाय हम पीएनजी में जाएंगे। अच्छा, पीएनजी के अंदर भी ना दो पीएनजी है, एक पीएनजी 8 है और एक 24 है। आपको 24 करनी है, क्योंकि ये न्यूएस्ट वर्जन है और आपको ये क्वालिटी 8 से ज़्यादा बेहतर देगा। तो ऑलवेज यूज 8, सॉरी 24, 8 ना करें, 24 करें। ये हो गया। सेम ये, इसमें तो अब कुछ भी मसला नहीं है, बस इसमें पीएनजी करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसमें कोई साइज होगा ही नहीं तकरीबन। ठीक हो गया। तो ये आपने बस यहाँ आके सेव और वेब के अंदर जाके अपनी फाइल फॉर्मेट देखने हैं, और दूसरा उसकी जो फाइल साइज है उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गई चीज आपकी, ये पूरा डायलॉग बॉक्स। मेन चीजें आपको मैंने बता दी जो करनी है, बाकी कोई इतना वो नहीं आपको जरूरत है। ऑप्टिमाइजेशन की विंडोज देखें, उसका साइज देखें और उसका फॉर्मेट देखें, बस ये देखने के बाद फिर आप इसको अब सेव कर सकते हो। तो अब सेव करने का सिंपल सा तरीका है, बस आपके पास सेव का बटन है, इसको आपने क्लिक करना है, आपके पास विंडो ओपन होगी जहां आपसे पूछेगा आपने सेव कहाँ करना है, तो मैं बताता हूँ उसको डेस्कटॉप। ऑब्वियसली जिधर मर्जी आपने सेव करना है आप कर सकते हो, तो मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे सेव करते हुए आपने तो देखना है कि क्या सेव करना है। अब फॉर्मेट में आपसे ये पूछेगा क्या सेव करना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो HTML सेव करनी है और इमेजेस करने हैं, या आप कह सकते हो सिर्फ इमेज करने हैं या सिर्फ HTML करनी है। अब जब आप कोडिंग करते हो ना तो बेसिकली HTML यूज होती है उसके अंदर, लेकिन आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो यू डोंट नीड HTML। ठीक है, आपको सिर्फ इमेजेस जो है ना वो करने की जरूरत है, HTML वो आपका कोडर खुद करेगा। तो आपने सिर्फ इमेजेस को एक्सपोर्ट करना होगा ताकि मेरे पास जो JPEG फाइल्स हैं और PNG फाइल्स हैं वो फोल्डर में आ जाए। और कौन सी स्लाइसेस एक्सपोर्ट हों वो आपने बताना होता है। आपको याद है अभी मैंने यहाँ पे जब सिलेक्शंस बनाई थी, स्लाइसेस बनाई थी पीछे, तो आपकी वो कुछ मैंने बनाई थी, कुछ ऑटोमेटिकली बन रही थी। जैसे हमने पहली बनाई थी वो 3 थी, लेकिन पीछे भी बन रही थी। तो मैं इसको यहाँ पे कहूंगा यार जो मैंने बनाई है ना, जो खुद ड्रैग की है मैंने, वो एक्सपोर्ट करना। ठीक है, ऑल करेंगे तो फिर वो मैंने जो बनाई है वो भी आ जाएगी, और बाकी जो इधर उधर से एक्स्ट्रा ये स्पेसेस आ रही है ना, लाइक दिस एरिया, ये वाला एरिया, इसको भी वो एक्सपोर्ट कर देगा, जो हमें जरूरत नहीं होती। और सिलेक्टेड का मतलब वही है कि जो आप इसको सेलेक्ट करके अगर आते सेव में, तो वो जो सिलेक्टेड होंगी सिलेक्शंस वो सेव होंगी। तो अभी के लिए मैं इसको कहूंगा ऑल यूजर स्लाइसेस, जनरली यही ऑप्शन आपको चाहिए होता है। और सेटिंग्स जो है वो डिफॉल्ट ही रहेंगी, कि मैंने जो यहाँ पे सेटिंग्स की हैं सारी वही हमें वो सेव करके दे। तो बस इसमें इमेजेस ओनली आपका इंपॉर्टेंट है, और ये स्लाइसेस देख लें कौन सी आप एक्सपोर्ट करें, एंड देन सेव का बटन प्रेस करेंगे तो विद इन सेकेंड 2 सेकेंड में आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये एक फोल्डर बनेगा इमेज के नाम से। ठीक है, इमेजेस नाम खुद देगा वो, और इसके अंदर हमारे सारे जो है ना इमेजेस होंगे विद नेम, जो जो हमने नाम दिए होंगे ना, जैसे होम। अच्छा, इसका नाम सॉरी मैं नहीं दे सका यार, नाम इसका हमने दिया नहीं, इसलिए ये गलत हो गया काम। लेकिन ये है कि आप यहाँ आके नाम दे सकते हो। इसका नाम हम क्या देंगे, SEO_IC। ठीक है, आइकन के लिए IC होता है शॉर्ट फॉर्म। ग्राफिक डिजाइन को मैं GD_IC कर लेता हूँ। ये हमने क्योंकि PhD बनाते हुए या उस टाइम स्लाइड जब हम बना रहे थे हमने नेमिंग नहीं की, इसलिए ये होम में आ गए, वरना बाकी जो है वो सारे नेम के साथ आए। तो अब ये देखें, ये जो आइकन है ये एक अलग से फाइल में आया है, ये अलग से लोगो, आई थिंक ये फुटर वाला है, छोटा आ गया। ठीक है, ये इमेजेस अपने साइज पे आ रहे हैं। तो अब ये होगा कि जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे कहीं पे वेबसाइट वगैरह के लिए, तो आपको सिर्फ इतना सा ही एक इमेज वहाँ पे प्लेस करना होगा। ठीक हो गया, तो ये आप अपना जो फोल्डर है ना ये डेवलपर को देंगे कि यार दीज आर द इमेजेस या एसेट्स फॉर होम पेज। होम पेज बनाने के लिए ये सारे यूज होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप फिर इन लेयर्स को ऑफ करेंगे, दूसरी ऑफ ऑन करके उनको एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे हमारा हेडर रह गया है, और बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, आप वो बैकग्राउंड तो वाइट है सिंपल, वो फिल भी कर सकते हो कोडिंग। अभी आपको स्लाइसेस अभी भी नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन बना ली, आपने स्लाइसेस बना ली, अब आपको ये स्लाइसेस नहीं चाहिए कि यार ये ना नज़र आए सारा कुछ, तो यू कैन गो इन व्यू मेन्यू, यहाँ से जाके आप इसको एक एक को भी डिलीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप अगर सेलेक्ट टूल पे जाएंगे, एक साइज को सिलेक्ट किया एंड डिलीट की दबा दी, लेकिन वो काफ़ी टाइम लगेगा एक एक को डिलीट करना। तो इसके लिए अगर आपको सबको करना है ना, तो व्यू में जाएं, सबसे आखिर में बटन है क्लियर स्लाइसेस, मीन्स के सारी स्लाइसेस को ख़त्म कर दो, तो सारा आपका स्लाइस ख़त्म हो जाएंगी, और एक नॉर्मल सा एक इमेज बन जाएगा जैसे था। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, मुझे बता दें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो मेथड है वो कर लेते हैं। वैसे भी 3 मिनट रह गए हैं, फिर इस क्लास को भी मैं दोबारा से कर लेता हूँ। सिंपल से है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बस थोड़ा सा तवज्जो देनी है कि आप फाइल जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी जो क्वालिटी है, फॉर्मेट है, नाम है, ये बस ठीक हो। तो ये आप फाइल दे दें आगे अपने कोडर को। अच्छा, फिर मैं इसको एंड करता हूँ यार, नेक्स्ट हम ज्वाइन कर लेते हैं फिर। ठीक है।
अच्छा, जो अब नेक्स्ट हमारा मेथड है स्लाइस के अलावा, मतलब स्लाइस टूल को यूज़ करने के अलावा, वो है कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें जो हमारे अभी स्लैश टूल में ड्रॉबैक थे, जो मसला था, वो ये था कि हम बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं, दूसरा हमें नेमिंग करनी पड़ती है, ये दो मसले थे। तो वो भी इस मेथड में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं अब ये करता हूँ कि मेरे पास जो पीएचडी है ना, इसकी जितनी भी लेयर्स हैं उनको मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ, जो हमने हाइड की थी कि भाई हम बैकग्राउंड को ना एक्सपोर्ट करें। तो वो सारे आपने इसमें ऑन कर लेने, फुटर भी ऑन हो जाए। और आई थिंक हेडर हमने ऑफ किया हुआ है, वो हम हेडर के ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से स्लाइडर ऑन कर लेंगे। तो पूरी वेबसाइट जैसी है वैसे ही आप उसको रहने दें। कोई आपको चीज़ इसमें ऑफ करने की या ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, गलती का कोई इतना मसला नहीं है, आप गलती कर सकते हो, उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपका काम डिस्टर्ब ज़रूर होगा। गलती में कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप लेट सपोज कुछ स्लाइस गलत बना देते हो, तो आप दोबारा उसमें आ जाओ और दोबारा इसको डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही गलत बन गई है तो आप स्लैश टूल से इसको सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो और एक नई सिरे से नई एक स्लाइस बना सकते हो। तो गलती का तो चांस नहीं है, लेकिन ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल, ताकि चीज़ें जो है ना वो स्ट्रीमलाइन होती रहें, बजाय आप बार बार में गलती करें और फिर से उसको ठीक करने बैठ जाए। तो इतना कोई मसला भी नहीं है। क्योंकि ये टेक्निकल और प्रोफेशनल काम होते हैं ना, इसमें आपने थोड़ा सा तीन चीज़ों को ध्यान से करना होता है। अपना अगर आप पर्सनल कोई काम कर रहे हो तो चलो चलता है, लेकिन अब आप एक बंदे के साथ काम कर रहे हो जो डेवलपमेंट करता है, तो आपको ज़ाहिर बात है उसको जो फाइल देनी है वो ठीक भी होनी चाहिए, दूसरा उनकी नेमिंग होनी चाहिए, ताकि जिसके पास फाइल जाए उसके लिए ईजी हो जाए और उससे गलती ना हो। क्योंकि आपने अगर कुछ बनाया, आपने गलत कर दिया, तो ज़ाहिर बात है उसने तो इमेज उठा के लगा देना है, तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। जो आपने चीज़ बनाई होगी फ़ोटोशॉप पे, वो कोडिंग में शायद फिर चेंज हो जाए, कोई इमेज ख़राब हो रहा है या कुछ इस तरह का हो रहा है, तो वो एक गड़बड़ हो सकती है। तो दैट्स वाई अपने पार्ट अपनी तरफ से आपने अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको ठीक करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेथड इज़ वेरी इजी, इसमें कोई इतना मसला भी नहीं है आपको। और ये नया वर्जन में मतलब हमारे पास आया था ऑप्शन। पहले जो है ना वो मतलब जब से फोटोशॉप है तब से ये स्लाइस का टूल ही यूज़ होता था, या कुछ लोग सिलेक्शन से भी बनाते हैं, लेकिन स्लाइस टूल हमारा उस काम के लिए हमें दिया हुआ है। लेकिन अब जो सीसी के नए वर्जन है, इसके अंदर एक और नई चीज़ इन्होंने ऐड की है कि जिसमें आप लेयर की जो नेमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी, कन्वीनियंट होता है काफ़ी, ना हमें कोई बैकग्राउंड ऑन ऑफ करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपनी पीएचडी ओपन करने के बाद आपको जाना है फाइल में, ठीक है, और जनरेट में, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा इमेज एसेट्स, इसको आपने चेक करना है, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे टिक आ जाएगा। तो इससे पहले मुझे ज़रा देखने दें, इसमें मैंने कोई नाम तो नहीं दिया हुआ, नहीं, इसमें ग्रुप में कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, आई थिंक वो एक का ही था नाम जो था। तो अब आपने पहला काम ये करना है, इमेज में जाना है, अपना जनरेट एंड इमेज एसेट्स को आपने चेक कर लेना, ठीक है। इमेज एसेट्स का मतलब अब जनरेट का क्या है कि यार जो लेयर है उसके हिसाब से आप एक इमेज को जनरेट करें। इमेज एसेट्स का मतलब क्या है कि इमेज के एसेट्स, ठीक है, एसेट्स होता है ये जो आइकन्स हैं, लोगोज हैं, ये सारे एसेट्स कहलाते हैं। तो इसको ऑन कर लें। अच्छा, अब ये अच्छा ऑप्शन क्यों है या इजी क्यों है? अब इसमें आपने करना ये है कि जो आप लेट्स सपोज लोगो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हेडर वाले, ठीक है, आप उसकी लेयर पे जाएं, एंड लेयर पे जाना भी मुश्किल नहीं है, आप बेशक ग्रुप आपने किया हुआ है। मैंने आपको फोटोशॉप की पहली क्लास में बताया था कि यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं कि आपने लेयर को सिलेक्ट करना है या ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से टारगेट करूंगा लेयर को। यार आपने खुद ही देखना है कि कौन सा ये होगा, कौन सी ये लेयर होगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे राइट साइड पे आपकी वो लेयर सामने आ जाएगी। तो दैट्स मीन कि ये वाली लेयर है जो कि लोगों की है। अब मैं चाह रहा था कि इसको इसकी जो है पीएनजी एक्सपोर्ट करूं, तो अब मुझे कोई स्लैश टूल पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ ये करना है कि मैंने इसकी जो लेयर है ना उसका नाम चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी पीएनजी करनी है, तो मैंने क्या करना है, डबल क्लिक एंड इसको रीनेम में करूंगा लोगो। रीनेम तो नहीं, खैर नाम तो यही रखेंगे,
लेकिन आप इसके बाद कर दोगे डॉट png। बाय द वे रीनेम भी कर सकते हो, अगर आप जिस तरह मैंने पहले किया था उस तरह करना चाह रहे हो कि लोगो अंडरस्कोर हेडर नाम दे दें डिफरेंट। लेकिन साथ में आपने क्या करना है इस बार, डॉट png। ये हम क्यों कर रहे हैं कि जब हम इमेज का वो ऑप्शन ओपन करते हैं ना जनरेट वाला, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जो नाम के आगे डॉट के बाद जो एक्सटेंशन लगी होती है उस एक्सटेंशन में इसको ये सेव कर देता है, विच इज़ वेरी इजी। डॉट लिखना है, png लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा ना, तो इसने पीछे png एक्सपोर्ट कर दी होगी। अब वो कहाँ एक्सपोर्ट हुई होगी, जहाँ पे आपकी वो पड़ी होती है, पीएचडी पड़ी होती है किसी फोल्डर में या जिधर भी आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है ना उसको, पीएचडी को, उसी के साथ एक ये फोल्डर बनाएगा। इसको तो छोड़ देना, ये तो पुरानी है। अब आप देखें मेरी पीएचडी क्योंकि होम पे बनी हुई है, मीन्स के डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे एक फोल्डर बनाया उसने, होम डैश एसेट्स। होम क्यों दिया, अगेन क्योंकि पीएचडी है, और डैश एसेट्स क्योंकि एसेट्स है। तो अगर आपने किसी ड्राइव में इसको सेव किया हुआ है, जहां पे भी किया हुआ है उसके साथ ही एक फोल्डर बनेगा, फोल्डर भी वो खुद ही बना देगा। और उसको अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास अब देखें ये पीएनजी की फाइल बनी हुई है लोगों की, ठीक है। आई कैन डबल क्लिक इट एंड आप देखें एक तो क्वालिटी भी ठीक है, दूसरा इसका साइज भी वही है और इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना कि यार ये एरर्स का एक फाइल, ये एरर वैसे ही होता है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो वो इसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। एरर का मतलब है कि आपने कोई जो पीएनजी है उसकी जगह फाइल का नाम गलत लिख दिया या ऐसा कुछ, तो वो एरर के नोटपैड में ना लिख के आपको दिखा देगा। इसमें कोई इतना नहीं है, वो हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना ये आसान हमारे लिए हो गया कि हमने इसकी पीएनजी बड़ी जल्दी से बना ली। इसी तरीके से रीड मोर है। अब रीड मोर का मुझे पता है कि यार ये ग्रुप है, तो आप इसी तरीके से जैसे लेयर्स को एक्सपोर्ट करते हो, आप अपने ग्रुप को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो कि यार इस ग्रुप में जो कुछ है ना वो साथ ही मिलके एक पीएनजी बन जाए। तो मैं लेट सपोज अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ रीड मोर के, तो मैं इसके ग्रुप का नाम चेंज कर दूंगा, ग्रुप पे डबल क्लिक करूंगा, नेम तो ठीक है, आखिर में लिख दूंगा डॉट png, इंटर करूंगा। तो अब फिर से देखते हैं कि अगर हमारे पास फोल्डर है, आई थिंक ये ओपन ही है, हम इसको जैसे देख लेते हैं। होम एसेट्स एंड यहाँ पे आप देखें तो रीड मोर का बटन हमारे पास आ गया पीएनजी में, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप करेंगे उसको साथ साथ भी वो सेव करता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात इसकी सबसे जो अच्छी है वो ये है कि आप कोई भी चीज़ फोटोशॉप में एडिट करते हो वो आपकी उस फाइल में अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने बाद में ना लोगों का कलर चेंज किया ब्लू में। अब मैं इसको साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ आपको, ताकि ना आपको समझ आए कि कैसे रियल लाइफ में ये या रियल टाइम में ये अपडेट हो रहा है। इसकी फाइल मैंने यहाँ रख ली, या जो डॉक्यूमेंट है ये साइड पे। अच्छा, अब देखें ये जो हमारा लोगो मैंने एक्सपोर्ट किया वो यहाँ पड़ा हुआ है साथ वाली इसमें ड्राइव, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इसको मैं चेंज करूँ। मेरा क्लाइंट कहता है यार आपने जो लोगो, या डेवलपर कहता है कि यार ये जो लोगो है ना इसको हमें ब्लू में लगाना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ब्लू तो नहीं इसमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हमने करना है तो हम क्या करते हैं, पीएचडी में जाते हैं, क्योंकि पीएचडी में ही आपने इसको एडिट करना है। यहाँ पे कलर ओवरले लगा हुआ है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसको व्हाइट की जगह मैं कर देता हूँ जनाब आपका, ब्लू भी छोड़ें यार, येलो कर लेते हैं ताकि वो ना नजर आए प्रॉपर, और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखें जैसे ही यहाँ पे येलो होगा आपकी वो जो बाहर फाइल पड़ी हुई है ना पीएनजी की, ठीक है, वो भी आपकी जो है ना वो साथ ही अपडेट होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी फाइल ही एक्सपोर्ट होगी, आपको बार बार एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद इन द सेकेंड आप जैसे ही यहाँ पे अपडेट करोगे आपकी जो बार फाइल है वो उसके साथ कनेक्टेड है, वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। तो ये बड़ा एक फायदे वाली बात है, खास तौर पे ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपका डाटा और आपके डेवलपर का डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। नॉर्मली ऑफिस में क्या होता है, सर्वर होता है या फिर एक सेंट्रल लोकेशन होती है, जैसे गूगल ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है, उसमें सारा उन्होंने डाटा रखा हुआ है। तो आप यहाँ से अगर आपका डेवलपर कहता है ना यार इसको, क्लाइंट कह रहा है कि लोगों को येलो कर दो, तो आप अपनी फोटोशॉप की फाइल में इसको येलो करेंगे ना, तो जो डेवलपर के पास फोल्डर पड़ा होगा होम एसेट्स का वो भी येलो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से काम कर लेंगे तो आपका काम बड़ा आसान और एफिशिएंट हो जाएगा, और आपके पास तो अपडेट हो ही रहा है लेकिन जो उसके पास फाइल है वो भी साथ में अपडेट हो जाएगी।
शर्त ये है कि आपने रखी है एक जगह पे, एक ही जगह से वो भी फाइल उठा रहा हो, एक जगह से आप भी उठा रहे हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा फायदा है कि इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। उसमें अपडेट नहीं हो सकता जो पुराना तरीका किया था, उसमें ये है कि आप अपडेट करोगे, फिर उसको दोबारा से स्लाइस बनाओगे और दोबारा से उसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, वो जरा लंबा काम हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन मेक इट वाइट, मे बी अगर वो कहता है कि वाइट कर दो तो फिर से हम वाइट करेंगे, एंड विद इन सेकेंड फिर से वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि हम अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सटेंशन, आखिर में डॉट लगाएं, उसके आगे उस फाइल फॉर्मेट का नाम लिख दें। और सेकेंडली क्या है कि हम अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट जो है वो हमारी फाइल में भी आ जाएगी। अच्छा, सेकेंडली सिमिलरली हम अपनी जेपेग्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मुझे बनानी है जेपेग इस स्लाइडर की। ठीक है, तो इसका हमें पता है कि हम स्लाइडर के इमेज में जाते हैं। अच्छा, जेपेग में ज़ाहिर बात है क्या होगा, आपने इसको डबल क्लिक करके डॉट लगाना है और क्या करोगे, जेपीजी। ठीक है, जेपीजी इसके फॉर्मेट लिखना है, लिख के एंटर करेंगे और देखेंगे तो हमारे पास इसका जेपेग आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसने जेपेग भी खुद ही क्रॉप करके प्रॉपरली प्लेस कर दिए। अच्छा, अब जेपेग के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि कंप्रेशन होती है, जैसे हम वहां पे जाके लो हाई मीडियम कर रहे थे ना, अब वो यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, हम लिख के ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 1 से लेके 100 तक की नंबर के साथ आप कर लें। लाइक आप चाहते हो कि यार अच्छा इसका साइज जो है ना अभी है 135, ये 135 का हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर 100 के हिसाब से देखा जाए तो 50 कर देंगे, तो क्या होगा, इसका साइज जो है वो हाफ हो जाएगा, जो अराउंड आई थिंक 68-70 बनेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि इसको आप लिखें आखिर में, डबल क्लिक करें, जेपेग के बाद आप क्या लिखें, 50, और इंटर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी, सॉरी मैंने ना इसमें वो नहीं डाला, पर क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और इसमें ज़ाहिर बात है वो समझाने के लिए मैंने किया, लेकिन क्वालिटी भी गिर रही। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं यार क्वालिटी इतनी नहीं गिरानी, तो आप क्या करें, इसको 50 के बजाय ना फिर 60 कर दें, 70 कर दें, 80 कर दें, बट यू कैन कंट्रोल विद अ नंबर। ठीक है, अगर 1 से लेके 100 तक कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल उसको कर रहे हैं नंबर्स के साथ, ये मैंने ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। काम करेंगे तो ये साथ साथ हो जाएंगी, बट आप इसको देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। अगर आप इसको करना चाह रहे हैं कि परसेंटेज से, तो 1 से लेके 100 तक। ठीक है, फिर 80%, 85, 60 जो भी आप लिखो, 7% का साइन याद रखना। और अगर आप परसेंटेज से नहीं करना चाहते, नंबर से करना चाहते हैं, तो फिर 1 से लेके 10 तक इसकी क्वालिटी होती है। तो अगर आप 5 करेंगे तो 50 के बराबर हो जाएगा, 10 करेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप परसेंटेज से करें, क्योंकि परसेंटेज ज़रा ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो जाती है। तो आप जेपेग एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसकी क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा ना आप अपने जो फाइल्स एक्सपोर्ट करोगे मल्टीपल भी कर सकते हो। मैंने इसके लिए ये लिखा हुआ है, जनरेट मल्टीपल एसेट्स से। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको इसी फाइल की ना, ये जो पीछे स्लाइडर है इसकी जेपेग भी चाहिए, इसकी पीएनजी भी चाहिए और इवन गिफ भी चाहिए, ये तीनों फाइलें एट अ टाइम आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तरीका सिंपल है कि आपने इसमें कॉमा डालना होगा कि यार ये तो एक फाइल होगी ना, स्लाइडर अंडरस्कोर इमेज डॉट जेपीजी, परसेंटेज भी बेशक लिख के रहने दें अगर आपने उसको भी करना है, लेकिन उसके बाद आपने कॉमा डालना है, कॉमा डालना है, स्पेस देनी है। कॉमा इसलिए डालना है कि यार ये अलग कर दो, अब जो मैं फाइल एक्सपोर्ट करने लगा हूं उसको अलग कर दो। और एक चीज याद रखना है जो शुरू शुरू में गलती लोग कर देते हैं, वो ये है कि आप नेम अगली फाइल का फिर से दोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जेपेग जो एक्सपोर्ट किया उसका नाम क्या है, स्लाइडर अंडरस्कोर इमेज या आईएमजी, लेकिन जो मैंने पीएनजी बनानी है ना उसका नाम क्या होगा वो भी आपको देना होगा। अगर तो यही नाम देना है तो जहरी बात है आप यही नाम लिख दो या कॉपी कर लो यहाँ से। लाइक मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, कॉमा के बाद स्पेस दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और आखिर में लिख दूंगा डॉट पीएनजी। लेकिन अगर आप डिफरेंट नाम देना चाहते हो तो आप डिफरेंट नाम रख लो डॉट पीएनजी से पहले, इंटर करेंगे। ठीक है, अब देखें नाम डॉट जेपीजी 80% कॉमा
कॉमा के बाद स्पेस और फिर स्लाइडर इमेज डॉट png। तो अब इसमें क्या होना चाहिए कि हमारे पास दो फाइल्स बननी चाहिए सेम नेम के साथ, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट होंगे। लाइक दिस इज jpeg और दिस शुड बी png। ठीक है, सेम अगर आपने इसकी गिफ फाइल भी बनानी है जो कि नॉर्मली इमेज के लिए तो नहीं बनती बट बनानी है, तो आप फिर से कॉमा लगाएं। इस बार नाम भी मैं चलो चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ स्लाइडर, स्लाइडर डॉट गिफ, इंटर। तो अब ये है कि थर्ड फाइल बनेगी जो कि आई थिंक गिफ हमारी होगी ये वाली, हाँ स्लाइडर नाम दिया था ना, तो ये हमारे पास है गिफ फाइल। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अलग से फाइल करने के लिए कॉमा डालना है, नाम फिर फाइल का देना है और फिर एक्सटेंशन दोबारा से देनी है। एज आई सेड कि आपको इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है, आप इस पीडीएफ को साथ रखें, अगर आपको काम करना है तो फिर इस पीडीएफ को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर बात है इसमें अब आपको थोड़ा सा वो गलती अगर आप करेंगे तो फिर वो होगा नहीं। जैसे मैंने अब नाम के बाद स्पेस दी है, वो जरूरी है, नहीं देंगे तो नहीं करेगा वो। इसी तरह से डॉट पीएनजी के बाद डॉट पीएनजी के बजाय आपने डॉट पीजीएल लिख दिया, ठीक है, तो वो जाहिर बात है उसको डिटेक्ट नहीं करेगा और वो फाइल एक्सपोर्ट नहीं होगी। इस तरह के एरर्स आपने मतलब अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा उस तरह से। इसका अपना एक सिंटैक्स है, उसको आपने फॉलो करना होगा, तो दैट इज वाई ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइलों को एक्सपोर्ट करते रहें। अच्छा, एक और आखिरी चीज मैं आपको बता दूं कि सेव एसेट्स टू अ सब फोल्डर, ये भी एक ऐसी चीज है कि आप अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार मैं ठीक है इसको मैं एक्सपोर्ट करूं लेकिन एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर भी बन जाए। जैसे आप चाह रहे हो कि यार मैं मेन फोल्डर रखूं एसेट्स का, लेकिन उसके अंदर ना होम का अलग फोल्डर बन जाए, कंटेंट का अलग बन जाए, फुटर का अलग बन जाए, फुटर की चीजें फुटर में हो, हेडर की चीजें हेडर में हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप सिंपल ये जो आपकी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको स्लैश डालते हो शुरू में, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और उसके बाद अपनी जो भी फाइल वगैरह का नाम है वो ऐड करते हो। तो इसमें अब तरीका क्या होगा, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा ये जो हेडर का इमेज है ना, भी मैं आपको दिखाता हूँ, इजी हो जाएगा, देख के आपको समझ आ जाएगी। मेन फोल्डर हमारा ये वाला है, इसके अंदर देखें, इसी के अंदर ना हमारे पास ये क्या कहते हैं स्लाइडर्स पड़े हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, ये इस तरह से बजाय ओपन पड़े हों, किसी को क्या पता अब ये क्या इस चीज़ है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना एक हेडर का फोल्डर बन जाए, उस हेडर के फोल्डर में ये 3 इमेजेस चले जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, शुरू में ना बिल्कुल लेयर के या ग्रुप के आप लिखोगे हेडर, जो आपने फोल्डर बनाना है उस फोल्डर का नाम और फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और एंटर कर दो। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने गलत कर दिया इसको, स्लैश ने हमने गलत डाल दी। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये आया। इसी तरीके से अगर आपने अलग अलग सबको करना है फिर आपने इसको कॉपी करना है। ये तो वैसे ही मैंने एग्जांपल में 3 3 बना दिए, नॉर्मली 3 होती नहीं है। तो अगर आपने तीनों को करना है ना, फिर आप इसको हेडर को कॉपी करें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, एक और बात, फ्यूचर में मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार मुझे तो पीएनजी और गिफ नहीं चाहिए थी। अब बजाय आप उस फोल्डर में जाएं, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ये इधर तक आप ना डिलीट कर दें कॉमा समेत, सारा डिलीट करें, बैक स्पेस से रिमूव करें मतलब, और इसको एंटर कर दें। तो नाउ इट शुड डिसअपियर, यहाँ पे नहीं होंगी फाइलें, सिर्फ आपका हेडर का फोल्डर होगा और उसके अंदर एक स्लाइडर इमेज पड़ा होगा जेपैग का, वो भी 80% की क्वालिटी पे। ठीक है, समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इन बेसिक बातों की, नेमिंग कैसे करनी है, सिंटैक्स क्या है, तो बड़ा आराम आराम से आप जल्दी जल्दी चीज़ें कर लोगे। और ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिज़ाइन बनाते बनाते साथ साथ ही एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो आगे हम इंशाल्लाह जब मोबाइल एप्लीकेशन करेंगे उसमें भी यही मेथड फॉलो करेंगे, या यही मेथड फॉलो करो तो बेहतर है। और सेकेंडली जो आपकी वेबसाइट है उसमें भी ये बेहतर है। नॉर्मल जो इमेजेस आप एक्सपोर्ट करते हो उसको वैसे ही करो जैसे आप करते हो, फाइल में जाओ सेव एज। लेकिन जो वेबसाइट है या फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके जो एसेट्स है ना, वो अलग अलग एक्सपोर्ट करने होते हैं।
दैट इज़ वाई हम सेव एज में नहीं जा सकते, क्योंकि सेव एज में जाएंगे तो पूरा इमेज ये एज अ वन इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए फिर हमें इसको जो है ना लेयर में जाके या फिर स्लाइस टूल से अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही है, छोटा सा टॉपिक था आज, मैं आपको चाह रहा था कि ये आपको मैं बता दूं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग वेबसाइट बना तो लेते हैं लेकिन उनको फिर समझ नहीं आती कि यार हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को स्लाइस करके एक्सपोर्ट करके डेवलपर तक लेके जाएं। आगे कभी आपको कोडिंग करनी हो या कोई वेबसाइट डिजाइनिंग आपने करनी हो, तो आपका ये जो वेबसाइट का डिजाइन और डेवलपमेंट के अंदर जो मेन बीच में प्रोसेस आता है वो यही होता है कि आप अपने डिजाइन को पहले कन्वर्ट करते हो उसमें एसेट में, और एसेट के बाद फिर आप कोडिंग शुरू कर देते हो। ठीक है। तो यहाँ तक कम से कम आप अपना डिजाइन अगर कर रहे हो तो इतने काबिल भी होना चाहिए बंदे को कि हम वो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हो, क्योंकि डेवलपर आपसे वही मांगेगा। ठीक है जी। तो आप अपनी जब भी वेबसाइट बनाएं, प्रोजेक्ट की बनाएं, तो उसको फिर आप एक एक्सपोर्ट करके भी मुझे अगर दिखा देंगे ना तो बेहतर हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक रियल लाइफ की। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी वेबसाइट की सारी। तो आपको मैंने जो अभी तो नहीं अपलोड किया, आज मैं करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा था ये टॉपिक कवर हो जाए फिर एक साथ में सारा कर दूंगा। जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनकी इंस्पिरेशन आपने कहाँ से लेनी है, वो कुछ वेबसाइट्स मैंने ना नोटपैड की फाइल आप देख लेना लाजमी। ये जो वेबसाइट वाला मैं अपलोड करूँगा उसमें मैंने लिखी होंगी, उन वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ पे जाके वेबसाइट के लेआउट्स देखना इंस्पिरेशन के लिए। ठीक है, गूगल इमेज भी आप यूज़ करें लेकिन उन वेबसाइट्स पे भी जाएं, अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर करें, फिर वेबसाइट बनाना, क्योंकि वेबसाइट बहुत टाइप की होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप अपने अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से उसको फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है जो मैंने फॉर्मेट रखा है ना आप बिल्कुल उस तरह से चलो, अपनी मर्जी से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना। और वेबसाइट में टाइम भी काफ़ी लगेगा, दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि पुराना काम आप जल्दी से कंप्लीट करें ताकि उसमें हम फिर आगे चल सकें। ठीक है जी।